औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है KPK में एक हफ्ते में कल लगातार तीसरा धमाका हुआ है। इसमें कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, उस वक्त वजीर आला अपनी पूरी काबीना को साथ लेके कहाँ थे, इस पे बात करूँगा। और किस तरीके से सूबे के अवाम को दहशत गर्दों के रहम व करम पे छोड़ के तमाम की तमाम पुलिस 80% पुलिस इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए मखसूस कर ली, अपने प्रोटोकॉल के लिए लगा ली। इस पे बात करूंगा। अपने घरों में भी लगाई है, प्रोटोकॉल में भी लगाई है, इस पे बात करूंगा। और उसके बाद किस तरीके से अब आलमी ताकतें ईरान को निशाना बना के, ईरान बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है, क्योंकि ईरान एटमी पावर नहीं है, पाकिस्तान एटमी पावर है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, फौज को उलझाया जा रहा है। पहले फौज को उलझाया, इनका मंसूबा यह है कि पहले फौज को उलझाओ, अवाम और फौज को आपस में लड़ाओ और उससे फायदा उठाओ। और मंसूबा क्या है, पूरी तफसील बताऊंगा। पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। इसलिए कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और इसके अलावा जितने भी आपने खुद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी मालूमात कहाँ तक दुरुस्त थी। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह, लोगों ने बहुत सारे मुझे बताया, कहा है कि महंगाई पे मैं बोलूं, इंशाल्लाह पूरा विलाग करूंगा महंगाई के ऊपर भी, बल्कि कुछ आप आज की तफसील आज की उसमें भी बताऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। ये एजाज़ मुझे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में किया था। ये मेरे से बाद अहमद मीर और मुबशर लुकमान, ये बहुत जूनियर है मेरे से, बहुत बाद मेरे हाथों के बच्चे हैं। ये आगे निकल गए, क्योंकि ये लिफाफा लेते थे, मैं नहीं लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 76 साल उम्र हो गई है, मेरे जिस्म में अल्लाह ने खास करम नवाजी की, कोई बीमारी नहीं है। और अब आज भी मैं 76 साल की उम्र में मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता हूँ, अपने पोते पोतियों को स्कूल छोड़ता हूँ, वापस लाता हूँ, लंबे लंबे सफ़र करता हूँ, ना मुझे कभी थकावट हुई है, ना कोई बीमारी। ये अल्लाह का करम है। बच्चों को हक लाल का खिलाया, बच्चे भी अच्छी पोस्टों पे हैं और मेरे वफादार हैं, मेरी इज्जत करते हैं। ये होता है हक लाल खिलाने वालों का फ़ायदा। बच्चों को हक लाल खिलाओगे तो वो वफादार बनेंगे, वरना उनसे उम्मीद मत रखो वफादारी की। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, और इसके अलावा लाजमी चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दिया करें और घर वालों से भी करवा दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, ये आलमी ताकतों का मंसूबा है पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के उसकी एटमी सलाहियत ख़त्म करने का, छोटे छोटे 4 टुकड़े
کرنے کا منصوبہ ہے، چاروں صوبوں کو چار چھوٹے کمزور سے ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کرنے کا۔ اور یہ عمران نے بھی کہا تھا، عمران نیازی نے، خان نہیں ہے، یہ نیازی ہے، نیازی کہا کریں اس کو، یہ پٹھانوں نے خام کا اس کو باپ بنا لیا ہوا ہے، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے۔ اب پنجابیوں کو پٹھان باپ بنا رہے ہیں تو اس میں ہم پنجابی کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو بناتے رہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے کیا منصوبہ ہے ان کا، کہ کس طریقے سے ادھر سے افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے طیارے افغانستان میں اتر چکے ہیں، وہاں کے ایک ایئر بیس پہ موجود ہے، بگرام نہیں، بگرام کو پاکستان نے تباہ کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایئر بیس ہے، اس پہ اتر چکے ہوئے ہیں اسرائیل کے جنگی طیارے، وہاں سے حملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انڈیا سے حملہ ہوگا، اس کے علاوہ جو سمندر میں بحری بیڑا امریکہ کا موجود ہے وہاں سے بھی حملہ ہوگا۔ بیک وقت 3 جگہوں سے حملہ آور ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد پاکستان کو حاصل ہوگی، انشاءاللہ پاکستان ان کو شکست دے گا، اور ایسی عبرتناک شکست دے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ صرف ان غداروں کو پہچانو، پی ٹی آئی کے غداروں کو، ان سے بچو۔ یہ دیکھو فوج کو وہاں سے نکال کے، کے پی کے سے فوج کو نکال کے، اب فوج کو اب صوبے کو دہشت گردوں کے، وہاں کی عوام کو دہشت گردوں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ خود کہہ رہا تھا نا کہ آج فوج، سہیل آفریدی نے کہا تھا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھ کے کو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں، جس میں اس نے کہا تھا کہ آج فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے، ہم پولیس کے ذریعے امن قائم کر لیں گے۔ اب کرو نا خود، اب میرے کرو نا، پھر کر کے دکھاؤ، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کل تیسرا دھماکہ، ایک ہفتے میں تیسرا دھماکہ ہوا ہے مین بازار میں، اور اس میں 9 لوگوں کی شہادت موقع پہ ہی ہو گئی تھی، بازار میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 40-45 کے قریب زخمی مختلف ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں کچھ سیریس زخمی بھی ہیں، ان کی تعداد، اموات کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ اب وہ غریب عوام مر رہی ہے، اور آفریدی صاحب کا کل ادھر دھماکہ ہوا، لوگ شہید ہوئے، اور آفریدی صاحب نے کوئی بتائے کہ کسی ایک کے جنازے میں شرکت کی ہو، بنو میں جو دھماکہ ہوا اس میں شرکت کی ہو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کل جو دھماکہ ہوا، اس وقت سہیل آفریدی پوری اپنی کابینہ کو لے کے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا ہوا تھا، سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں، سرکاری پولیس اہلکاروں کے جمگٹ پورے کا پورا لے کے صوبے کو دہشت گردوں کے سپرد کر کے، اس کو راستے میں بتایا گیا، واپس نہیں ہوا۔ اگر یہ عوام کا وفادار ہوتا تو جہاں اس کو اطلاع ملی، ابھی یہ نکلا ہی تھا تو اس کو اطلاع مل گئی کہ بھائی پشاور میں دھماکہ ہو گیا ہے، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہی سے واپس ہو جاتا، نہیں ہوا، یہ آ کے بیٹھا رہا ہے۔ باقاعدہ اس میں انہوں نے ایک تماشا جو اڈیالہ جیل کے باہر یہ ہر منگل کو لگاتے ہیں وہ لگایا ہے، اور اس کے بعد سکون اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ ان کا کام ہے سرکاری وسائل ضائع کرنا۔ کے پی کے صوبے میں کوئی انڈر پاس نہیں بنا، کوئی سکول نہیں بنا، کوئی کالج نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، اور وہاں سے فوج کو نکال کے پورے کا پورا صوبہ دہشت گردوں کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن اب فوج نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں سہولت کار افغانی ہیں، افغانستان کے اندر سے یہ دہشت گرد آتے ہیں اور وہیں پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو سہولت کاری دی جاتی ہے سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ 15 سالوں سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، 15 سال میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے۔ جب حکومت ملی اس وقت صوبے پہ قرضہ تھا صرف 8 ارب، 76 سالوں میں 8 ارب کا قرضہ تھا، اور اب کتنا 15 سالوں میں کتنا چڑھا دیا انہوں نے، 986 ارب۔
कहाँ 8 अरब, कहाँ 986 अरब, और एक ईंट तक किसी जगह पे नहीं लगाई। कितना? 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ लोगों के कार्डों में डाल दिया होगा। बेवकूफ अवाम, जाहिल पठान खुश हो गए। 99% पठान जाहिल हैं, 1% पढ़े लिखे हैं, वो पीटीआई का साथ नहीं दे रहे, कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको शऊर है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग है। ये तो उनके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। तो रावलपिंडी में दफा 144 नाफज है, इन्होंने अपील की हुई है 24 तारीख की, और जो भी बंदा निकलेगा घर से बाहर वो अपना अशर देख ले कि पहले जो निकले थे 9 मई में उनका अशर क्या हुआ है। वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। वो अपने मकान, घर बार, सामान तक बेच के वकीलों को खिला चुके हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे की जमानत हो जाए। वकीलों का तो काम ही होता है खाना, वो खा रहे हैं। किसी पार्टी के वर्कर ने अगर किसी को छुड़वाया हो तो बता दे मुझे, किसी को नहीं छुड़वाया। वो जेलों में सड़ रहे हैं और छूट भी नहीं सकते, उनकी जमानत नहीं हो सकती है। वो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे और 10-10 साल सजा भुगत रहे हैं। 10 साल बाद जब निकलेंगे तो उन पे ठप्पा लग चुका होगा दहशत गर्दी का। ना वो बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे, ना किसी सरकारी ओहदे पे मुलाजमत हासिल कर सकेंगे, और ना पासपोर्ट बनवा सकेंगे, ना डोमिसाइल बनवा सकेंगे। जिंदगी तो खराब हो गई ना उनकी। लेकिन ये जाहिल कौम है ही इसी काबिल। ये यूथ के जो है ना, ये इतने जाहिल हैं, इतने जाहिल हैं कि इन पे रहम करना ऐसे ही है जैसे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। मैं कहता हूं कि इनको धड़ा मरच वाला डंडा नीचे से घुसेड़ा जाए और मुंह से निकाला जाए, तब जाके शायद इनको अक्ल आ जाए। तो अब देखें, इनको लाशें चाहिए। इन्होंने इस मर्तबा बंदे मरवाने हैं, मैं आपको एडवांस बता रहा हूं। इनको लाशें चाहिए। इनको फॉरेन फंडिंग बाहर से इतना पैसा मिला है ना कि ये अब लोगों को भी खरीदेंगे, अफगानियों को भी साथ शामिल करेंगे, दहशत गर्दों को भी साथ मिलाएंगे, और जजों को खरीदेंगे, और वकीलों को खरीदेंगे, और जो गरीब अवाम है उसको भी पैसे दे के, लालच दे के, साथ मिला के दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करेंगे। और इसमें नुकसान किसका होगा? गरीब अवाम का। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की फिक्र करें। ये बिजली के और गैस के और पेट्रोल के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं ना, ये हुकूमत नहीं बढ़ा रही है। मैं आप लोगों को 100% गारंटी से आपने वसूख से बता रहा हूं कि ये IMF बढ़ा रही है। ये हमारा स्टेट बैंक IMF के पास है, और किसने दिया था? इमरान नियाजी ने। और फिर खोते के बच्चे आजकल पोस्टें कर रहे होते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। ये तुम्हारा बाप जो स्टेट बैंक की IMF के सपुर्द करके गया हुआ है, तो ये सब कुछ IMF कर रहा है ना। हुकूमत क्यों अपने वोट खराब करेगी पेट्रोल के रेट बढ़ा के, गैस के रेट बढ़ा के, बिजली के रेट बढ़ा के? ये सब के सब IMF बढ़ा रहा है। और IMF के साथ मायदा कौन करके गया हुआ है कि ये इख्तियार IMF को किसने दिया? इमरान नियाजी ने। क्योंकि वो तो आया ही था मुल्क तबाह करने के लिए। आज से 40 साल पहले हकीम सईद ने अपनी किताब लिखी हुई है, जापान की कहानी, उसका सफ़ा नंबर 13, 14, 15। किताब का नाम है जापान की कहानी, सफ़ा नंबर 13, 14, 15। सिंगल देखो तो 3 सफ़े बनते हैं, दोनों साइडें देखो तो 6 सफ़े बनते हैं। वो इमरान नियाजी के बारे में मुकम्मल तौर पे उसमें सब कुछ दर्ज है कि ऐसे यहूदियों ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी लड़के, ये उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, तो उस वक्त हकीम सईद ने लिखा, जैसे लिखा वो कत्ल हो गया, शहीद कर दिया गया। जिस दिन किताब मार्केट में आई उसी दिन उसको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जिसने भी इसकी मुखालफत की उन सबको शहीद कर दिया गया। ये अरशद शरीफ, उसने सबूतों समेत इसकी करप्शन दिखाई, उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा
کتنے ہی اس کی پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، ان کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔